हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आर नेकेड आइज। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर बात की जा रही है। इनविजिबल जो हमें दिखाई नहीं देता है बट वो है, लिविंग वर्ल्ड है जो नेकेड आइज से, नंगी आंखों से या फिर बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं पड़ता। तो प्रोब एंड पॉन्डर, सोचना है और इन्वेस्टिगेशन करनी है, ध्यान से सोचना है, पॉन्डरिंग करनी है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल। अगर जो वर्ड इनविजिबल है हमारे आसपास, अगर वो विजिबल हो जाए तो आपको क्या क्या दिखेगा? क्या आपने कभी सोचा है? तो how do you think your observation of this hidden world might change the way you think about size, complexity और even what counts as living? और क्या आपने ये कभी सोचा है, जब आप ये सब ऑब्जर्व कर लोगे, जो हिडन वर्ड है ये आप देख लोगे, तो क्या आपको समझ में आएगा कि साइज़ है और वो चीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स है, और इवन मतलब वो चीज़ लिविंग भी है जो दिखाई भी नहीं दे रही है। तो हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बींग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो आपने क्या कभी सोचा है जो छोटे छोटे से लिविंग बींग हैं ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं? आप दही को देखोगे ना, कीड़े दिखते हैं उसमें, छोटे छोटे से बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस। चलिए आइए पढ़ते हैं चैप्टर। The human eye can only see objects that are above a certain size. तो human eye सिर्फ वही ऑब्जेक्ट देख सकती है जो एक certain size से थोड़े बड़े होते हैं। For a long time, many living things around us remained unknown. बहुत लंबे समय तक हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं था, क्योंकि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ती थी। Long ago, people discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger. तो बहुत समय पहले लोगों ने डिस्कवर किया कि अगर ग्लास का टुकड़ा इस तरीके से ऐसे कर्व है तो वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड, थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज, हेंस दे आर कॉल्ड इट अ लेंस। हेंस दे कॉल्ड इट अ लेंस। तो लेंस क्या होता है? लेंस होता है ना एक, तो जो लेंस होता है ना वो क्या करता है, कैसा होता है? एक लेंटिल यानी कि जो दाल का दाना होता है वो बीच में से मोटा होता है और साइडों से क्या होता है, पतला होता है ना। थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज। तो बीच में से मोटा और एज जो किनारे किनारे हैं वहाँ से पतला होता है। तो अगर ऐसा होता है तो वो लेंस बनता है। ओवर अ टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। तो समय के साथ साथ लेंस और इम्प्रूव होते गए और ज़्यादा पावरफुल होते गए। ईच new tool from simple magnifying glasses to microscopes helped humans see what their eyes could not. तो हर जो नया टूल बनाना, वो जैसे चाहे कोई सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास हो या कोई माइक्रोस्कोप हो, इससे क्या हुआ, ह्यूमंस और बेटर देख पाए, हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपनड अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद मैनी टाइनी लिविंग क्रीचर्स। तो इन्वेस्टिगेशन जो हुई माइक्रोस्कोप की, मतलब माइक्रोस्कोप से चीज़ों को हमने देखा तो हमने नोटिस किया कि बहुत छोटी छोटी से लिविंग क्रीचर्स हैं जो कि छुपे हुए थे और अब हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ रहे हैं। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर। अब हम देखेंगे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस चैप्टर में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। आपने देखा ना कि कितने अलग अलग टाइप के लिविंग बींग्स होते हैं। जस्ट लुक अराउंड, अपने आसपास देखो। देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अपने आसपास देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। दे आर ऑफ ऑल शेप्स, ये अलग अलग शेप्स के हैं, साइजेस के हैं और कलर्स के हैं। तो ऑल शेप, साइज और कलर्स के हमारे आसपास हम लोगों को एनिमल्स और प्लांट्स दिखते हैं। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी, तो कुछ लिविंग बींग्स जो हैं वो छोटे से हैं, वाइल अदर्स आर रियली बिग, और कुछ जो लिविंग बींग्स हैं वो बहुत बड़े हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। और ये जो लिविंग बींग्स हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर में ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें ये काफ़ी डिफरेंट है। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। और ये सारे जो बींग्स होते हैं ना, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स। तो हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज़ विजिबल टू द नेकेड आई। आपके आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो नेकेड आई से नहीं भी दिखते हैं और बहुत सारे दिखते भी हैं। तो बहुत सबसे छोटी चीज़ जो एक्चुअली आपने अपनी आंखों से देखी है वो क्या होगी? कोई धूल का टुकड़ा, धूल का तिनका टाइप्स होगा, है ना।
यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस, तो आपने देखा होगा कि लोग चश्मा लगा करके पढ़ते हैं, तो कैसे उनको ज़्यादा दिख पाता है चश्मे से, वो लेंस की वजह से होता है जो छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके दिखा देता है। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस का भी इस्तेमाल कई बार करते हैं लोग, इस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लासेस का भी इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी दिख जाती हैं इससे। अब एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है मेड ऑफ ग्लास, तो इस तरीके से ऐसे, ये बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास है, और क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क। तो ये है, इसका माउथ आपको एक मतलब कॉर्क होता है, लकड़ी का टुकड़ा टाइप का होता है, उससे बंद कर देना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर थ्रू इट, तो आप आराम से इसको बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको लेटर्स को पढ़ना है। तो डिड यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, आपने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया? लेटर्स जो थे अब इससे ज़्यादा बड़े दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिस हैपन्स बिकॉज फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग जो कांच का ग्लास है उसमें पानी भर के भी अगर आप देखेंगे तो फिर आपको इस तरीके से बड़ा बड़ा दिखाई देगा। नाउ यूज़ अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आपको और भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि चींटी है वो भी बहुत बड़ी उसमें दिखाई पड़ जाएगी और आपको और ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में दिख जाएंगी। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड देम, तो बहुत समय तक लोग बहुत ही क्यूरियस रहे अपने आसपास के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेकेड आइज से ऑर्गेनिज्म नहीं दिख पाते थे। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड, तो हमने कैसे डिस्कवर किया, कौन सी साइंटिफिक डिस्कवरी रही होगी? तो क्या आपने एवर हर्ड ऑफ, मतलब क्या आपने कभी सुना है? इन 1665 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी माइक्रोग्राफिया, और उसमें उन्होंने बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व किया था। वो एक केयरफुल ऑब्जर्वर थे और बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट थे। इस बुक में उन्होंने डिटेल ड्राइंग से टाइनी थिंग्स को दिखाया है जो लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। उन्होंने माइक्रोस्कोप से जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी ड्राइंग बना करके दिखाई थी। जो उनका माइक्रोस्कोप था, हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 से 300, मतलब कोई चीज़ थी वो 200 से 300 गुना बड़ी करके वो माइक्रोस्कोप से दिखा देते थे। देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आइज, तो जो आप नॉर्मल नहीं देख सकते, आप उनका जो माइक्रोस्कोप था उसे बहुत ज़्यादा बड़ा दिख पाता था। वन डे ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सॉ इट वॉज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस, तो एक दिन उन्होंने एक छोटा सा कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, तो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा कि उसमें बहुत ही छोटे छोटे से कुछ दाने टाइप के दिखाई पड़े। तो उनको लगा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो सेल है। तो कॉर्क क्या होता है, बेसिकली एक पेड़ का एक हिस्सा आप मान सकते हैं, लकड़ी मान लीजिए, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे सेल्स थे उसमें, तो उन्होंने ड्रॉ कर दिया। जो उन्होंने देखा कि भाई पेड़ों में बीच बीच में ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। अराउंड सेम टाइम 1660s में एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने और बेटर लेंस बना दिए जिससे उन्हें और मतलब यूजफुल माइक्रोस्कोप बन पाए। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी क्लियरली एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लड सेल्स। बिकॉज ऑफ दिस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक एक डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही मतलब इतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स बनाए और बहुत सारे छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्होंने दिखाए हमें, तो इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो माइक्रोग्राफिया बुक, ठीक है, ये साइड में है, और यहाँ पे रॉबर्ट हुक का जो है माइक्रोस्कोप है, ये कॉक सेल्स इस तरीके से दिखते हैं जो कि माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किए गए थे। अब सेल क्या होता है, तो ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। हम, लकड़ी, जूते, हर चीज़ किसकी बनी होती है, सेल की बनी होती है। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक, तो आप सोचते होंगे कि सेल एक्चुअली लगता कैसा होगा। आप अगर एक क्लोजर लुक लेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग माइक्रोस्कोप, आपको क्या करना है, एक लुक ध्यान से देखना है कि कैसा मतलब होता है। तो आप माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से आपको सेल्स दिखाई पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी है, हर स्कूल में यही होती है कि एक आपको प्याज लेनी है और फिर उसके बाद उसमें एक सेफ्रेनिन की ड्रॉप डालनी है, और फिर उसके बाद ये पील आ जाएगा, फिर ग्लिसरीन लगा देनी है, और फिर इस तरीके से
ये एक कवर स्लिप होती है 45 डिग्री का एंगल, और फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप, इसको ये जो पील है इसको रख देना है कवर स्लिप पे, और फिर इसको माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना अनियन पील को, तो अनियन पील इस तरीके की दिखाई पड़ती है। और आपने ये सेफ्रॉन लगाए थे ताकि वो अच्छे से मतलब पिंक कलर की हो जाए और आपको सारे सेल्स दिखाई दें। तो ये जो छोटे छोटे से हैं ना गोल गोल से, ये तो सेल है, ठीक है। तो ये जो है ये सेल है, और ये जो है हमारी ये सेल वॉल है, ठीक है। ये सेल है, सेल वॉल है। फिर उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये साइटोप्लाज्म है। तो अलग अलग पार्ट्स इसके होते हैं। तो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें सेल होता है, सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो यही मतलब हमारी ये एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है। यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आपको ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर से स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई पड़ेंगे। दीज आर सेल्स ऑफ द अनियन पील। तो जो रेक्टेंगुलर टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये अनियन पील के सेल्स हैं, ठीक है। विच आर क्लोजली अरेंज विदाउट एनी स्पेसिस बिटवीन देम। तो देखो बिल्कुल पास पास है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो ये अनियन पील के सेल्स हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। तो आपके आसपास जो भी प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों को जो है आपको ऑब्जर्व करना है। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल के बने हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज़ मेड ऑफ। तो एनिमल की बॉडी किसकी बनी हुई होती है, तो सेल की बनी हुई होती है। तो ये देखो अनियन पील का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से सेल जो है जुड़े बने हैं, मतलब स्ट्रक्चर है अनियन पील में सेल्स का। तो जो एनिमल्स हैं वो भी सेल्स के ही बने होते हैं। तो आपको फिर से एक और एक्टिविटी बोला गया है कि अपना मुंह धोइए साफ़ पानी से। फिर उसके बाद क्या करिए, यूज़ द रिंस योर माउथ। तो अपना माउथ कुल्ला टाइप का करिए साफ़ पानी से। फिर उसके बाद यूज़ द ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक। तो क्लीन जो टूथपिक है उसका जो ऐसा चौड़े वाला है ना एंड है, और फिर उसको अपनी एंड जेंटली स्क्रेप द इनसाइड ऑफ योर चीक। और उससे जो टूथपिक है अंदर से आपने चीक को ऐसे ऐसे करके, मतलब चीक के अंदर टूथपिक को डालिए और उसको थोड़ा सा अपने चीक पे घिस दीजिए। अब ये जो स्क्रैप्ड मटेरियल है इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन अ क्लीन ग्लास, फिर उसके बाद एक आप उसको स्प्रेड कर दीजिए। तो मिथाइलिन ब्लू जो कि होता है ताकि उस पर कलर आ जाए, वो आपने जो निकाला है ना अपने मुंह के अंदर से, उसको रख दीजिए एक स्लाइड पर, मिथाइलिन ब्लू डाल दीजिए। फिर उसके बाद 1 मिनट बाद ग्लिसरीन डाल दीजिए उस पर, ताकि मतलब वो चिपके रहे। द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग, ताकि सेल सूखे ना, ग्लिसरीन से वो ड्राई नहीं होगा। अब आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर, तो यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके का ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। दीज आर चीक सेल्स। तो आपके चीक के अंदर से निकले हुए सेल्स हैं ये, विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ। तो मतलब मुंह के अंदर से आप करके निकालना है, कुछ हल्का सा भी करेंगे ना तो आपके वो सेल्स उस पर आ जाएंगे, और ये आपके चीक सेल्स की शेप है। तो व्हाट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द सेल्स ऑफ अनियन पील इन एक्टिविटी। तो इससे पहले वाली एक्टिविटी और इसमें, तो उसमें ऐसे है ना रेक्टेंगुलर सेल थे, और इसमें इस टाइप के सेल्स हैं, है ना। तो आपने ऑब्जर्व किया तो सेल के 3 मेन पार्ट हैं। एक क्या है, अ थिन आउटर लाइनिंग। तो एक बाहर की लाइनिंग है ना, एक सेंट्रल रीजन है, एक बाहर की लाइनिंग है ना, एक सेंट्रल रीजन है, और एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर। तो एक बाहर की लाइनिंग है, एक सेंट्रल रीजन है ना, इस तरीके से एक बाहर की लाइनिंग है, एक सेंट्रल रीजन है, और एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है, एक स्मॉल सा राउंड सा स्ट्रक्चर है। तो आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो बाहर वाली जो लेयर है ना, बाहर वाली ये जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल, जो ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर है मिडिल में, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, विच इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय द थिन मेम्ब्रेन। और इसके बीच में एक चीज़ है ना कुछ, तो स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज फिल्ड बाय साइटोप्लाज्म। तो दीज 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल के बेसिक 3 पार्ट निकल करके आते हैं। क्या क्या, सेल किसी भी शेप का हो सकता है, राउंड और कोई भी शेप हो सकती है, बट उसके 3 पार्ट हमेशा रहेंगे। एक तो सेल के बीचों बीच एक न्यूक्लियस होगा,
ठीक है। तो सेल के बीचों बीच एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये बाहर वाली जो साइड है सेल की, ये जो बाहर वाली साइड है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। बाहर वाली साइड होगी सेल मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर है ना इसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। बाहर वाला जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और ये जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। तो सम सेल्स जैसे कि अनियन पील सेल्स, उनकी एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पर क्या था, एक सेल वॉल भी थी, मतलब एक तो सेल मेम्ब्रेन थी और एक बाहरी लेयर थी जिसको सेल वॉल बोला जाता है। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन अ सेल, तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनके इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ को मेंटेन करने में। तो देखो जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है एक सेल को दूसरे सेल से, है ना। तो ये इनकी इम्पोर्टेंस है कि देखो ना ये एक सेल है, अब एक सेल फिर इसके साइड में एक और सेल है, तो एक सेल दूसरे सेल से कैसे सेपरेटेड होता है, एक सेल दूसरे सेल से सेल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होता है, फिर इसके बीच में साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है और इसके बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है ना। तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है एक सेल को दूसरे सेल से। It is porous and all allows entry of material essential for life process and the exit of waste material। अब देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, ये पोरस होती है। पोरस होने का मतलब होता है इसमें जैसे कि मान लो छोटी छोटी से छेद होते हैं और उसकी वजह से कुछ मटेरियल की एंट्री हो सकती है इसके अंदर और कुछ चीज़ें इसके बाहर भी जा सकती है। तो ये पोरस होती है, ये अलाउ करती है एंट्री ऑफ असेंशियल मटेरियल्स, तो जिन मटेरियल की ज़रूरत होती है उनकी एंट्री भी करती है और वेस्ट मटेरियल को ये बाहर भी सेल मेम्ब्रेन ही निकाल देती है। और साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, सॉल्ट। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है और वो एंट्री अलाउ करती है असेंशियल मटेरियल की, अंदर भी आ सकते हैं असेंशियल मटेरियल इससे और बाहर भी जा सकते हैं क्योंकि ये पोरस होती है। साइटोप्लाज्म, अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, इसमें सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट, यानी कि न्यूट्रिशन को होल्ड करके रखता है। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। अब आपसे कई सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ज़्यादातर जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो किस में होते हैं, ज़्यादातर लाइफ प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट्स वगैरह, है ना। तो न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज़ दैट अकर विद इन द सेल। अब न्यूक्लियस जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है जो कि सेल में होती हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। अब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस रेगुलेट करता है सारे के सारे काम जो कि सेल में हो रहे होते हैं। इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ, तो ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम भी हमारे इस न्यूक्लियस का ही होता है जो बीचों बीच होता है सेल के। सेल वॉल इन द प्लांट सेल, अब प्लांट में तो सेल वॉल भी होती है, एक एक्स्ट्रा लेयरिंग होती है प्लांट वाले में, ह्यूमन वाले में जो है सेल मेम्ब्रेन ही होती है बस, बट जो प्लांट्स वाले होते हैं ना उसमें सेल वॉल होती है, एक और एक्स्ट्रा होती है। तो द सेल वॉल इन द प्लांट सेल्स प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चर टू plants, that is why cells are arranged compactly with each other and look like firm in structure। तो ये देखो ये भी बहुत ज़्यादा अब आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि क्या, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि सेल वॉल जो कि प्लांट्स में होती है, ठीक है, किस में होती है सेल वॉल, प्लांट्स में। सेल वॉल जो कि प्लांट्स में होती है वो करती क्या है, वो प्लांट्स को रिजिडिटी मतलब काफ़ी कड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और इसीलिए क्योंकि जो प्लांट्स के जो सेल थे वो बहुत ही कॉम्पैक्ट थे, यानी कि प्लांट के सेल इस तरीके से थे, बहुत ही ज़्यादा पास थे। तो प्लांट के सेल अरेंज होते हैं कॉम्पैक्टली, बहुत ही पास अरेंज होते हैं। इसकी वजह से जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो फर्म रहता है। तो प्लांट काफ़ी कैड़े तरीके से पूरे इस तरीके से खड़े रहते हैं, ठीक हो गया।
अब एक और स्टेप लें हम, स्टेप फर्दर। तो सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड। अब जो सेल्स होते हैं, सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, सारे के सारे जो सेल्स होते हैं प्लांट्स में, उनमें टाइनी रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। इस तरीके से ऐसे प्लास्टिड्स जो हैं ये भी ऐसे रॉड टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लास्टिड्स। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, कुछ प्लास्टिड जो होते हैं, अब क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप का प्लास्टिड है, ये हमें याद रखना है। कुछ प्लास्टिड जैसे कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो प्लास्टिड्स, जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, वो भी एक प्लास्टिड है। ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। जो ग्रीन प्लांट नहीं होते हैं, इन नॉन ग्रीन पार्ट्स, अब प्लांट के सारे पार्ट तो ग्रीन नहीं होते, पत्तियां ग्रीन होती हैं। अब जो प्लांट के पार्ट नॉन ग्रीन होते हैं, ग्रीन नहीं होते, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। अब पत्ती खाना बनाती है, अब प्लांट के बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो स्टोरेज में भी मदद करते हैं। प्लांट सेल ऑल्सो हैव लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड अ वैक्यूल। तो जो प्लांट होता है ना, उसमें बड़े बड़े से ना वैक्यूल्स भी होते हैं, ऐसे बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के सेल में, वैक्यूल बोलते हैं उनको। दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ दी सेल। अब जो ये वैक्यूल्स होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं? तो जो प्लांट सेल है ना, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, जैसे कि प्लास्टिड्स हो गया, वैक्यूल्स हो गए। अब इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं ना प्लांट सेल में, ये क्या करते हैं? ये सब बड़े बड़े से होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इसमें रहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्लांट के लिए ज़रूरी है वो ये स्टोर करते हैं। वेस्ट मटेरियल में से बाहर निकलता है और एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और ये सेल की शेप को भी मेंटेन करते हैं। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू प्लांट। और ये क्या करते हैं वैक्यूल? प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं। अब एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल होते हैं वो होते ही नहीं है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होते। तो ये डिफरेंस हो गया ना, कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है और वैक्यूल होते हैं, और जो एनिमल सेल होते हैं उसमें वैक्यूल नहीं होते और सेल वॉल भी नहीं होती। अगर होते, दे आर यूजुअली स्मॉल। अगर होते भी हैं ना, थोड़े बहुत जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर बहुत ही कम होते हैं। दीज स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंस जो कि पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ सेल एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। अब देखो मैंने इतना सारा पढ़ दिया, इसका क्या मतलब है कि जो सेल है भले ही वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, बट उसके अंदर भी और छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और उन छोटे छोटे पार्ट्स का बहुत सारा बड़ा बड़ा काम है। तो हमने पढ़ा ना कि देखो सेल है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, प्लास्टिड्स है, वैक्यूल्स है, ये सारी की सारी चीज़ें सेल के अंदर ही तो आती हैं, और इन सब के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। उनके जो जो काम है ना वो आपको याद रखने हैं। मैं ना इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ये बात कि वैक्यूल क्या होता है, कि एम्प्टी लुकिंग स्पेसेस होते हैं जो अलग अलग सब्सटेंस को स्टोर करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं और शेप को मेंटेन करके रखते हैं सेल की, प्लांट की। अब हमने समझ लिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर सेल का क्या होता है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल डिफ़र होते हैं एक दूसरे से शेप में और स्ट्रक्चर में, है ना। अब डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर? क्या अलग अलग एनिमल सेल्स भी एक दूसरे से शेप और स्ट्रक्चर में अलग होते हैं? तो हाँ, देखते हैं। बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखो मसल सेल इस टाइप का दिखता है, ये सब माइक्रोस्कोप में देख कर फोटो बना लिए इन लोगों ने, और हमें भी सीखनी पड़ेंगी इस वजह से। तो ये मसल सेल इस टाइप का दिखता है। नर्व सेल देखो किस टाइप का दिखता है। तो डिफरेंट सेल्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अलग अलग सेल्स हैं। तो मसल सेल और नर्व सेल जो है ह्यूमन का, आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। व्हाट आर द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस यू सी इन देम? तो इसमें आपको क्या सिमिलैरिटी लग रही है और क्या डिफरेंस लग रहा है? मसल सेल, ठीक है, ये एक स्पिंडल, इस तरीके की स्पिंडल होती है ना, ये स्पिंडल शेप होता है। और नर्व सेल जो है बहुत ही लंबा होता है और उसमें ब्रांचेस होती हैं। ये ह्यूमंस में बात करी जा रही है और एनिमल्स में। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप, कुछ सेल राउंड होते हैं, कुछ सेल लंबे होते हैं, कुछ सेल में ब्रांचेस होती है, कुछ सेल पतले होते हैं, कुछ थिन होते हैं, अलग अलग शेप के सेल होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? सेल एक दूसरे से इतने अलग क्यों दिखते हैं?
डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन? तो शेप हो गया और स्ट्रक्चर हो गया सेल का, क्या एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं फंक्शन में? सबको सीखेंगे हम इस चैप्टर में, सबको समझेंगे। तो द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो अलग अलग शेप, साइज या स्ट्रक्चर जो सेल का होता है उसकी वजह से सेल के अलग अलग फंक्शंस सेल अपने कैरी आउट करते हैं। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियर फंक्शन इन द बॉडी? तो किस तरीके से जो सेल्स है ये अलग अलग फंक्शंस बॉडी में परफॉर्म करते हैं। चलिए, तो आपने ऑब्जर्व किया एक्टिविटी 2.3 में दैट इनर चीक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। हमने देखा था ना कि चीक सेल थिन थे और बिल्कुल फ्लैट थे। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द चीक। तो जो चीक सेल्स थे वो क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना देते हैं अंदर चीक पर। नर्व सेल्स ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। तो नर्व सेल्स, ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स है नर्व सेल, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है हमारी बॉडी में मैसेजेस को लेकर के जाना। द इलोंगेटेड शेप एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हेल्प देम रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पास ऑन मैसेजेस क्विकली। अब इनका जो इतना लंबा सा स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्या करते हैं, ये ब्रांचेस में होते हैं, तो हमारी बॉडी में मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, नर्व सेल, ये हमारी बॉडी में मैसेजेस पास करने का काम करते हैं। सिमिलरली प्लांट सेल्स जो हैं उसमें अलग अलग वेरिएशन होती है। इन प्लांट्स टू सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, एलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक। तो प्लांट्स में भी जो सेल हैं वो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, ट्यूब जैसे भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट सेल्स जो हैं वो लॉन्ग ट्यूब फॉर्म करते हैं दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट, है ना। तो ट्यूब जैसे होते हैं प्लांट में सेल्स जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्लास 7th में पढ़ा था ना हमने पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डिफरेंट पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, है ना, वो भी अलग अलग सेल से बने होते हैं। और जो हमारी मसल्स होती हैं फूड पाइप में, वो भी अलग अलग सेल्स की बनी होती हैं। ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सुकड़ते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स कर लेते हैं इन अ वेव लाइक मैनर। एक वेव लाइक मैनर में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टमक, और फूड ये स्टमक में पहुंचा देते हैं। दिस मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन। ये मूवमेंट हो पाते हैं क्योंकि मसल सेल्स जो हैं थिन होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं। स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। स्टमक, हमारा पेट जो होता है, उसमें भी बड़े टाइप के सेल्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मसल सेल्स जो है स्टमक में वो फूड को चर्न करते हैं। जो मसल सेल्स होते हैं ना फूड के अंदर, वो जब मतलब तोड़ते हैं खाने को। अदर सेल्स जो है इनर लिनिंग ऑफ स्टमक में वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं खाने को। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग को ये बताया जा रहा है कि अलग अलग सेल्स किस तरीके से हमारी मदद करते हैं अलग अलग काम हमारी बॉडी में परफॉर्म करने में। अब जैसे ये एक सेल यहाँ पर दिखाया गया है, देखो ये एक सेल है और बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू जब मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन से ही तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ, तो यहाँ पर यही तो हमें बताया गया है कि किस तरीके से एक सेल से, देखो यहाँ पे पहले एक सेल होता है, फिर बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बॉडी जो होती है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज्ड होती है। सेल्स जो है बेसिक यूनिट होते हैं लाइफ के, जैसे कि ब्रिक्स जो है बेसिक यूनिट होती है ना वॉल की। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो है एक टाइप का टिश्यू बनाते हैं। तो सिमिलर टाइप के जो सेल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। और डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। और सेवरल ऑर्गन्स जो हैं जब साथ में मिलकर के काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और यही हमारी बॉडी में सारे के सारे मेजर फंक्शन करते हैं जो ऑर्गन सिस्टम होता है। तो ऑर्गन सिस्टम जो है टुगेदर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है ना। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो सबसे पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। तो ये जो लेवल्स होते हैं ना ऑर्गेनिज्म के, इसकी वजह से ही हम लोगों को, मतलब देखो ना, एक छोटे से छोटा सेल काम कर रहा है, वो सारे के सारे सेल मिलकर के इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। तो कितना का कितना कॉम्प्लेक्स काम चल रहा है। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग्स विद अ सिंगल सेल, है ना। तो
हम लोगों की जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से ही तो स्टार्ट होती है। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स बिगिन विद द सिंगल सेल, एक एग से स्टार्ट होती है। द एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म कंप्लीट लिविंग बींग मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। सच लिविंग बींग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखो जो सेल होता है, आप एक समझ लो एक अंडा है। अब इस अंडे के पास ना बहुत एक जादुई शक्ति है, और वो जादुई शक्ति क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है। एक अंडा है, फिर 2 मल्टीप्लाई, इसके अंदर सेल बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं। तो एक जैसे बेबी बॉर्न होता है, एक छोटा सा सेल होता है, पहले एक एग होता है, फिर उस स्पर्म से मिलता है, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता रहता है होता रहता है होता रहता है, पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है ना मदर के पेट में ही। तो सच लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि इंसान है, बाकी जानवर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, क्योंकि बहुत सारे सेल जो है मिल करके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब क्या आपने सुना है कि द योक, येलो पार्ट जो एग का होता है, अगर ऑस्ट्रिच है ना, उसका जो एग है ना वो एक सिंगल सेल है। तो लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड, आपसे एग्ज़ाम में आएगा एमसीक्यू में किसी ना किसी फॉर्म में पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट है और आना ही है कि लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन सा है। तो लार्जेस्ट लिविंग सेल जो है वो होता है एक ऑस्ट्रिच का, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एक लार्जेस्ट लिविंग सेल है, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट लिविंग सेल है। तो एग में द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल, अ शेल फॉर प्रोटेक्शन एंड अ वाइट लिक्विड दैट नरिशेज द सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, ये बताया गया है कि इसमें फ्लूइड होता है इसके डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जो ऑस्ट्रिच का एग है ना वो लार्जेस्ट नोन लिविंग सेल है। लार्जेस्ट नोन लिविंग सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर लीजिए। तो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।